हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहरा मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है पोश एक्ट 2013। ठीक है, इसका सब टाइटल है वर्क प्लेस सेफ्टी लॉ फॉर वुमेन। वुमेन को सेफ्टी प्रोवाइड करवाई गई इस एक्ट के द्वारा वर्क प्लेस पर कि वुमेन जहाँ जहाँ पर काम करती है वहाँ पर उसके साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। ठीक है, तो आज की हमारी कोटेशन है, देयर इज नो टूल फॉर डेवलपमेंट मोर इफेक्टिव। कोई भी डेवलपमेंट इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती देन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जबकि आप मीन कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन को एम्पावर करने से कोई भी डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकती। इस कोट का क्या मतलब है कि अगर आप वुमेन को जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड करवाओगे तो एम्पावर करोगे तो वो अपने जो अपने साथ साथ सोशल इकोनॉमिक सब में कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी क्या करेगी, इक्वल कंट्रीब्यूट करेगी, अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगी, अपनी फैमिली को भी अच्छे से मैनेज कर पाएगी, कम्युनिटी को भी अच्छे से देखेगी, देश की इकोनॉमिक्स में भी वो अच्छे से काम करेगी। ओके, तो इसीलिए कहते हैं कि वुमेन्स को एम्पावर करना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको इस कोट का मीन समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक जो है पोश एक्ट 2013। इसको ऑफिशियली टाइटल कैसे किया गया है, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीएड्रेसल एक्ट 2013। प्रिवेंशन मतलब मना करना, प्रोहिबिशन मतलब भी मना होता है, प्रिवेंशन मतलब किसी चीज से बचाना, प्रोहिबिशन मतलब कि मनाही करना, रीएड्रेसल कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको न्याय दिलाना। ओके, तो इसका एम क्या है, टू प्रिवेंटिंग एड्रेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, कि जहाँ पर भी वुमेन काम करती है उस जगह पर उसके साथ कोई भी गलत बिहेवियर ना हो। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको चलती हूँ थोड़ा सा पीछे लेके 1992 में राजस्थान की एक सोशल वर्कर थी बनवारी देवी ने बाल विवाह रोकने की कोशिश की, पर बदले में उसके साथ दुष्कर्म हुआ। तब इसके खिलाफ विशाखा और उसकी दूसरी संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और कहा कि ये वुमेन्स के फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी और डिग्निटी का बुरी तरह से हनन है। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उस डिसीजन में कुछ गाइडलाइन सेट की। ये गाइडलाइन तब तक चली जब तक इसको कानून ना बना दिया गया। जब तक ये कानून में तब्दील हो गया तब ये गाइडलाइन स्ट्रांगली चली। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 141 आर्टिकल के तहत गाइडलाइन सेट की, जिसमें ये बोला गया सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पर खत्म किया जाए, एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाए और एम्प्लॉयज में अवेयरनेस हो। ओके, अवेयरनेस फैलाई गई। दीज गाइडलाइंस, ये गाइडलाइन तब तक चली जब तक पार्लियामेंट ने इसको एक स्टैट्यूट में तब्दील ना किया, मीन एक लॉ में पास ना कर दिया, तब तक ये गाइडलाइन चली थी। उसके बाद इस जो लेजिस्लेशन की, इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस कानून की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो वुमेन थी उसकी सेफ्टी की क्या करनी थी, अवेयरनेस फैलानी थी, ग्रोइंग ऑफ अवेयरनेस अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी फॉर वुमेन, कि वुमेन अपने वर्क प्लेस पर अच्छे से काम कर सके, उसको किसी चीज़ का डर ना हो, वो अच्छे से अपनी चीज़ों को हैंडल कर सके, इसीलिए इस लॉ को लाने की ज़रूरत पड़ी। और इंटरनेशनल प्रेशर भी था इंडिया पर कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन के खिलाफ उसको ख़त्म किया जाए, और इसको 2013 में इम्प्लीमेंट किया गया। इस एक्ट को 2013 में इम्प्लीमेंट किया गया। अगर एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पर एक चार्ट है, यहाँ पर बताया गया है कि एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोश एक्ट के अकॉर्डिंग।
इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि एक सेफ वर्क प्लेस को क्रिएट करना है, एक अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना है, एक आईसीसी सपोर्टिंग मीन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को स्टेब्लिश करना, उसको सपोर्ट करना है, अगर कुछ गलत होता है उसके लिए एक्शन लेना है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईसीसी, ये हो गया। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट मीन्स कि इसको सपोर्ट करना है और इसको क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। ओके, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन को लिख के रखना है कि वर्क प्लेस पर ये करना मना है। कॉन्फिडेंशियली इसको मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंशियली मीन वुमेन के रेपुटेशन को ध्यान में रख के ही हर चीज़ करनी है। रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, अगर कुछ गलत होता है तो उसको रिपोर्ट भी करो और उसका रिकॉर्ड भी रखना है। ओके, तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एम्प्लॉयर की पोस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद आती है ऑब्जेक्टिव। इस जो हमने पोस्ट एक्ट की बात की है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था कि वुमेन को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना उसके वर्क प्लेस पर। ओके, तो वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाना, इस तरह के एक्ट से मनाही रखना, इस एक्ट को होने नहीं देना, प्रोवाइडिंग रीएड्रेसल मैकेनिज्म, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसको न्याय दिलवाना। ओके, न्याय दिलवाना। तो अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड किया? उसने इंक्लूड किया, अगर किसी भी तरह का फिजिकल टच, कॉन्टैक्ट या एडवांसेस हो उसको सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। किसी को डिमांड करनी, किसी से रिक्वेस्ट करनी सेक्सुअल फेवर के लिए, उसको हरासमेंट माना जाएगा। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, अगर ऐसे इशारे करने, उसको भी क्या माना जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। पोर्नोग्राफी को शो करना, उसको भी हरासमेंट माना जाएगा। किसी भी तरह का फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट करना, उसको भी हरासमेंट माना जाएगा। ओके, तो ये थी सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन। इसके बाद स्कोप, अगर स्कोप की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ किया गया? ये इम्प्लीमेंटेशन किया गया सभी तरह की वुमेन के साथ, चाहे वो रेगुलर काम करती हैं, चाहे वो टेम्परेरी काम करती हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, चाहे वो कोई इंटर्न है कंपनी में। इसको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट किया गया, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट किया गया। ओके, अगर इसके की प्रोविजन की बात की जाए तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई गई, लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई गई, एम्प्लॉयर की ड्यूटीज को सेट किया गया, जो मैंने अभी आपको चार्ट बताया था। इंक्वायरी प्रोसेस रखा गया, पेनल्टी रखी गई, अगर कुछ भी गलत होता है उसके लिए पेनल्टी रखी गई। अगर मैं आपको कंप्लेंट कमेटी की बात बताऊं तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में मिनिमम 4 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लोकल कंप्लेंट कमेटी में भी यही है कि मिनिमम 4 मेंबर तो होने ही चाहिए और इससे 10 और 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की, तो इसमें एक चीज़ और बोली गई है कि एक विसल ब्लोअर भी होना चाहिए। अगर कोई इस चीज़ के लिए रिपोर्ट नहीं करता तो विसल ब्लोअर जो है वो रिपोर्ट कर सकता है। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन अब हम बात कर लेते हैं। ये लॉ तो बन गया बट कहीं कहीं इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई एक्ट है जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं जिसको इस एक्ट के बारे में पता ही नहीं होता। पुअर इम्प्लीमेंटेशन, अगर इम्प्लीमेंटेशन का एक कारण ये भी है कि किसी कंपनी में अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बना भी दी जाती है तो वो बायस्ड होती है, वो किसी के दूसरे के फेवर में चली जाती है और कहीं कहीं तो इसको बनाया ही नहीं जाता। अंडर रिपोर्टिंग, वुमेन्स को जो होता है वो रिटेलिएशन का डर होता है, स्टिग्मा बन जाता है उसके लिए, उसको एक ट्रस्ट की कमी होती है। वो सोचती है
रिटेलिएशन का मतलब कि अगर उसने कंप्लेंट की तो उसके साथ बदला लिया जा सकता है। स्टिग्मा मतलब कि एक सोसाइटी में उसके धब्बा लग सकता है, सोसाइटी उसको ब्लेम कर सकती है और वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है? इन्फोर्समेंट इज वीक इन फॉर्मल सेटअप, मीन की इन्फोर्समेंट इसकी अच्छी तरह से नहीं हो पाती। उसके बाद अगर हम सजेशन की बात करें कि इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर करना, इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, तो हमें अवेयरनेस कैंपेन लगाने चाहिए, एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रखना चाहिए, ओके, ट्रेनिंग देनी चाहिए आईसीसी मेंबर्स को, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन रखनी चाहिए और क्लियर गाइडलाइन रखनी चाहिए लोकल कंप्लेंट कमेटी के लिए। तो ये था आपका आज का जो टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका पोस्ट एक्ट 2013। ओके, तो इस एक्ट में हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं कि वर्क प्लेस पर वुमेन को सेफ्टी कौन प्रोवाइड करवाता है। आज अगर देश की वुमेन्स जो हैं वो वर्क प्लेस पर अच्छे से वर्क कर सकती हैं तो वो है पोस्ट एक्ट 2013 की वजह से वो आज सेफली काम कर रही हैं। ओके, तो चलिए हम ना इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, यहाँ से आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट एक्ट 2013, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? इट इज़ एप्लीकेबल ओनली वुमेन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, नहीं, मैंने आपको बताया कि ये इनऑर्गेनाइज सेक्टर में और ऑर्गेनाइज सेक्टर में दोनों में एप्लीकेबल है, तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई। उसके बाद इट मैंडेट द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इन ऑल वर्क प्लेस विद 10 और मोर एम्प्लॉय, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 10 और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हो सकते हैं उसमें, तो हमारी स्टेटमेंट सेकंड ठीक है। ओके, द एक्ट वाज इनेक्टेड बेस्ड ऑन द विशाखा गाइडलाइन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, यस, ये विशाखा गाइडलाइन से ही जो है ली गई हैं, तो उसको इनेक्ट किया गया है, तो हमारा आंसर बी हो गया 2 and 3। ओके, अंडरस्टूड? आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आ गया ना? तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू दी विशाखा गाइडलाइन कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, विशाखा गाइडलाइन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसको कंसीडर करो और बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। दे वर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 141, मैंने आपको बताया कि 141 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, विशाखा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको जो है इनेक्ट किया गया है, तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देयर वर बाइंडिंग अंटिल प्रॉपर लॉ वाज इनेक्टेड, ये पहले बाइंडिंग था, मीन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बाइंड करके रखा था कि ये इम्प्लीमेंट होगा, बट जब तक ये इनेक्ट ना हो जाए। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। डील्ड विद द प्रोटेक्शन ऑफ द मिनॉरिटी रूल, क्या ये मिनॉरिटी राइट्स के लिए है? नहीं, ये मिनॉरिटी राइट्स के लिए नहीं, ये वुमेन्स के लिए है, तो हमारी फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही हो गई। इसके बाद आता है क्वेश्चन, पोस्ट एक्ट 2013 इज एडमिनिस्ट्रेटेड इम्प्लीमेंटेड प्राइमरली बाय, इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ओके, तो अगर आप देखें तो मेंस में इसका क्वेश्चन 2021 में भी आ चुका है, तो इसको भी आप पढ़ो और इसको आंसर करने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट 2014 में भी इसका एक क्वेश्चन आ चुका है, उसके बाद 2013 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसमें केस स्टडीज़ भी पूछी जाती हैं, आपको मेंस में पूछी जा सकती है, आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। ओके, तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना 2013 को। ओके, पोस्ट एक्ट, तो ऐसे पेपर में इसके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, और अच्छे से आप इस लेक्चर को समझिए, देखिए, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। ओके, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, ये नोट्स चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मेहरा मास्टर क्लासेस 24। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब दी मेहरा मास्टर क्लासेस। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब दी मेहरा मास्टरी चैनल। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।